हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन और उसकी विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया था कि किस तरह कि उसके सिंहासन के बाद उसके सामने कौन-कौन सी समस्याएं थी और उसने उन विभिन्न कठिनाइयों का किस प्रकार से सामना किया। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान उसने क्या-क्या कार्य किए, क्या-क्या उसकी उपलब्धियां रहीं, उसको हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जिसमें उसने विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया था, अपने विरोधियों का दमन किया था, और द्वितीय चरण जिसमें उसने दिल्ली सल्तनत को एक ठोस आधार प्रदान किया था और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य किए थे। तो पहला आता है प्रथम चरण, जिसका कार्यकाल जो समय है वो है 1211 से 1227 ईस्वी तक। तो उसमें सबसे पहला है विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने जैसे ही वह शासक बना तो उसने दिल्ली के उन विरोधी तुर्क अमीरों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जो उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इल्तुतमिश ने उन पर अचानक आक्रमण किया और अनेक अमीरों को मौत के घाट उतार दिया, और जो कुछ बच गए थे उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार उसने अपनी राजधानी को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, यानी कि जितने भी उसके विरोधी थे, अमीर थे, उनको उसने परास्त कर दिया और उनका दमन किया। दूसरा है यल्दौज को परास्त करना। गजनी का शासक था ताजुद्दीन यल्दौज, जो दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन मानता था। जब इल्तुतमिश शासक बना तो उसने उसको गजनी से छत्र, दंड आदि राजचिन्ह भेजे जो किसी अधीनस्थ शासक को दिए जाते थे। इल्तुतमिश ने उनको शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया और अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया, क्योंकि इस समय इल्तुतमिश अभी यल्दौज का सामना करने की स्थिति में नहीं था। वो केवल अवसर देख रहा था कि जैसे ही अवसर मिलेगा वह उसका सामना करेगा। तो उसको यह अवसर बहुत शीघ्र ही मिला जब ताजुद्दीन यल्दौज को ख्वारिज्म के शाह ने परास्त कर दिया। तो ताजुद्दीन यल्दौज गजनी से भागकर लाहौर की ओर पहुंचा और उसने कुवाचा पर आक्रमण किया, वहां से उसको भगा दिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर जब यल्दौज का अधिकार हो गया तो उसने पंजाब और थानेश्वर पर भी अधिकार कर लिया। तो अब इल्तुतमिश के सामने यह समस्या थी कि वह उसकी शक्ति को कुचले, उसके लिए आवश्यक हो गया था। तो उसने 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को परास्त किया, वहां उसे बंदी बना लिया गया और बाद में उसका वध कर दिया गया। यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विजय थी इल्तुतमिश के लिए, क्योंकि अब हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत का गजनी का अंतिम रूप से संबंध विच्छेद हो गया था, और जिसके फलस्वरूप दिल्ली एक स्वतंत्र अस्तित्व में आ गई थी और मध्य एशिया से उसका हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो गया था। इस प्रकार उसने अपने जो शत्रु है ताजुद्दीन यल्दौज, उसका दमन किया, उसको परास्त किया। तीसरा है नासुद्दीन कुवाचा को परास्त करना। तो जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था, उससे पूर्व ही नासिरुद्दीन कुवाचा ने भी दोआब, सरस्वती, भटिंडा, लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था। पहले ही वह सिंध और मुल्तान और उच्च का शासक था, और बाकी उसने परिस्थिति का लाभ उठा करके इन प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया था। तो 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुवाचा की शक्ति को कुचलने के लिए उस पर आक्रमण किया, किंतु वह वहां से भाग खड़ा हुआ। परंतु इस समय अभी कुवाचा पूरी तरह नहीं कुचला जा सका था। इसी दौरान मंगोलों का भी उस पर, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण मंड रहा था। तो इल्तुतमिश ने इस समय उसको बीच में छोड़ दिया और वह मंगोल आक्रमण की ओर अपना ध्यान देने लगा। जब वह मंगोलों से निपटा, मंगोलों के आक्रमण से जब वह भयमुक्त हो गया, और तब उसने नासिरुद्दीन कुवाचा को नष्ट करने की योजना बनाई। तो उसने पहले 1227 ईस्वी में भटिंडा, कोहराम और सरस्वती पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद वह उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ा। उस पर भी उसने अधिकार कर लिया। तो कुवाचा वहां से भाग खड़ा हुआ और वह सिंध में भक्कर के किले में जाकर के उसने शरण ले ली।
अब कुवाचा को लगा कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, तो उसने संधि प्रस्ताव के लिए अपने पुत्र को भेजा, लेकिन इल्तुतमिश ने संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उसने भक्कर के किले को घेर लिया। इससे नासिरुद्दीन कुवाचा बहुत ज़्यादा डर गया और वह सिंध नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह कूदा वहां पर तो डूब करके मर गया और मुल्तान और उच्च दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए। तो इस प्रकार जो नासिरुद्दीन कुवाचा जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसको उसने पूरी तरह से समाप्त किया। अगला है मंगोल आक्रमण से भय। जब चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज्म के राज्य को नष्ट कर दिया था, तो ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबन्नी पंजाब की ओर भाग खड़ा हुआ। वह पंजाब की ओर आ गया तो मंगोल भी उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ पहुंचे। अब जलालुद्दीन मंगबन्नी ने इल्तुतमिश से शरण देने के लिए प्रार्थना की। इल्तुतमिश के सामने बड़ी विकट समस्या थी। अगर वह जलालुद्दीन मंगबन्नी को सहायता प्रदान करता तो निश्चित है कि वह चंगेज खां का कोपभाजक बनता, वह मंगोल आक्रमण निश्चित उसके ऊपर होते और वह किस तरह से जलालुद्दीन से अपना पीछा छुड़ाए। तो उसने इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबन्नी से कहा कि जो भारत की गर्म जलवायु है वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, अतः आप पंजाब को खाली कर दें। इस प्रकार उसने निवेदन किया। तो उससे क्या हुआ कि जब इस प्रकार उसने नम्रता पूर्वक शरण देने से इनकार कर दिया, तो मंगबन्नी कुछ समय पश्चात भारत छोड़ करके चला गया। तो उससे क्या हुआ कि जो मंगोल का आक्रमण था वो केवल सिंधु नदी तक ही रहे और उन्होंने भारत पर किसी प्रकार से कोई भी आक्रमण नहीं किया और इल्तुतमिश की दूरदर्शिता और कूटनीति के कारण मंगोल आक्रमणों का खतरा टल गया। जो नवोदित अवस्था में दिल्ली सल्तनत थी वो नष्ट होने से बच गई। अगला है बंगाल व बिहार की विजय। बंगाल में अली मर्दान खलजी ऐबक के समर्थन से शासक बना था, लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद उसने स्वाधीनता की घोषणा कर दी, यानी कि उसने दिल्ली सल्तनत की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया और अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली। उसने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए अनेक खिलजी सरदारों का दमन किया। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे खिलजी सरदार उसके शत्रु बन गए और उसकी हत्या कर दी। और एक व्यक्ति था हिसामुद्दीन एवाज खिलजी, वह बंगाल की गद्दी पर बैठ गया और उसने गयासुद्दीन आजम का खिताब धारण किया तथा अपने आप को उसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल की ओर कूच किया। तो जैसे ही इल्तुतमिश वहां पहुंचा तो हिसामुद्दीन एवाज ने दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया और कर देना भी स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश लौटा तो हिसामुद्दीन एवाज ने वापस दिल्ली की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया। तो पुनः इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की नेतृत्व में फिर सेना को भेजा और उसके पुत्र ने लखनौती पर अधिकार कर लिया। इसमें युद्ध में हिसामुद्दीन एवाज मारा गया और इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक सूबा बन गया। लेकिन 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो खिलजी सरदारों ने पुनः वहां विद्रोह कर दिया। तो अब 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश स्वयं विद्रोह का दमन करने पहुंचा और बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। और इल्तुतमिश ने अब बंगाल और बिहार दो अलग अलग सूबेदार अलग अलग उनको पृथक कर दिया और वहां पर अलग दो सूबेदार बनाए, क्योंकि वो बहुत विशाल था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दो भागों में बांट दिया ताकि विद्रोह होने की संभावना कम हो और वहां अलग अलग दो सूबेदारों की नियुक्ति की गई। अगला है राजपूत राज्यों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना। ये प्रथम चरण के अंतर्गत ही है। तो कुतुबुद्दीन की जैसे ही मृत्यु हुई तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। उसका लाभ राजपूत सरदारों ने उठाया और पुनः उन्होंने अपने जो राज्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिए थे उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। चंदेलों ने कालिंजर पर, प्रतिहारों ने ग्वालियर पर
चौहानों ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। अजमेर और बयाना भी स्वतंत्र हो गए। दोआब के हिंदू शासक भी तुर्की आधिपत्य से मुक्त होने के लिए विद्रोह करने लगे। तो इस प्रकार अनेक राजपूत शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1225 ईस्वी तक तो इल्तुतमिश इनके विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि उसके स्वयं के ही बहुत शत्रु थे, उनका दमन करने में लगा रहा। और उसके बाद जब है इन सब पर पूरी तरह से इन सब से मुक्त हो गया, तो उसके बाद उसने राजपूतों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मंदसौर पर अधिकार कर लिया। 1228-29 में इल्तुतमिश ने जालौर का घेरा डाला। वहां के शासक उदय सिंह को आधिपत्य स्वीकार करने और कर देने के लिए बाध्य किया। उसके पश्चात उसने बयाना, अजमेर और नागौर पर भी अधिकार कर लिया। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। लगभग 11 माह तक घेरा डाले रखा और उसके बाद वह उसने वहां पर सफलता प्राप्त की। 1233 में कालिंजर विजय के लिए अभियान किया और वहां पर उस पर अधिकार कर लिया। 1234-35 में उसने मालवा का अभियान किया और भिलसा नगर तथा दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस संदर्भ में मिन्हाज सुराज के अनुसार वह कहता है कि सुल्तान ने लगभग 300 वर्ष पूर्व जो निर्मित वहां एक भव्य मंदिर था, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसके पश्चात उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और वहां के महाकाल मंदिर को भी ध्वस्त किया। वहां का जो प्रसिद्ध लिंग था और विक्रमादित्य की अष्ट धातु की मूर्ति थी, उसको वह दिल्ली ले आया था। और उसके बाद उसने बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार, बहराइच आदि के हिंदू शासकों को भी दिल्ली की सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो इस प्रकार जितने भी उस समय उसके विरोध में थे राजपूत राजा जो लगातार दिल्ली सल्तनत का विरोध कर रहे थे, उन सब का उसने दमन किया और सबको दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो इस प्रकार उसने पहले चरण में अपने जितने भी विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, उनको या तो समाप्त कर दिया या अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत को एक विशाल रूप प्रदान किया था। जो एक छोटे से रूप में उसको मिली थी, उसको एक बड़ा आकार उसने प्रदान किया। और इस दिल्ली सल्तनत में जब पूरी तरह शांति स्थापित हो गई, सभी ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, तब उसने अपने आगे के कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत को एक प्रशासनिक संरचना और रूप प्रदान किया। तो दूसरा जो चरण है वो है 1227 से 1236 तक का समय है, जिस कार्यकाल के दौरान उसने दिल्ली सल्तनत को एक रूप और संरचना प्रदान की थी। उसके बारे में बच्चों मैं अब आगे आपको पढ़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।